बात करेंगे आज की इस क्लास में कक्षा 7 के छात्र छात्राओं से। कई छात्र छात्राओं ने एक कमेंट किया है कि ये हमारी किताब में पाठ नहीं है। तो ऐसे छात्र सभी लोग समझ लें, दरअसल यह पाठ जो है, जो सरकारी किताब है, NCERT किताब जिसे कहते हैं, उस किताब में ये है। तो आपको ये इसलिए पढ़ना ही है, पढ़ना ही चाहिए। और ये किताब और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण भी है, आगे भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। कुछ किताबों में आगे पीछे भी दिया हुआ है, कहीं पे 5 नंबर पे पाठ है, कहीं पे 7 नंबर पाठ है। तो उसको देख लेंगे। अगली बात, एक दो बच्चों ने ये भी कमेंट किया है कि हमें समझ में जल्दी नहीं आता है। तो ये विज्ञान विषय है, और विज्ञान विषय जो है धीरे धीरे समझ आना शुरू होता है, इसमें काफी समय लगता है। और ये बात हमने पहले भी बताई है, विज्ञान विषय एक बार में समझ में नहीं आ पाता है। अंग्रेजी आपको समझ में आ जाएगी, आपको नियम बता दिए जाए, ये सेंटेंस बनाने हैं तो आप बनाने लगेंगे। किंतु विज्ञान में ऐसा कोई नियम होता नहीं है, उस आधार पे काम आप किसी आधार पे करें। पूरा चैप्टर आपको समझना ही होता है। आगे बार बार वीडियो देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई बात ना समझ में आए तो वो कमेंट में लिखें, तो हम उस पर विचार करेंगे और देखेंगे। अब हम भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आज ये पाठ समाप्त हो जाएगा, तो जो आपकी किताब में है चैप्टर, पहले वही पढ़ाएंगे। इसके बाद में हम और पाठों की बात करेंगे। तो हम इस समय बात कर रहे हैं पादपों में पोषण। तो इस पाठ के बारे में हमारी 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं, तो उसके आगे आज हम बात करेंगे। एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो क्लास है आज वाली, ये तभी आपके समझ में आएगी जब आप शुरू की दोनों क्लासें देख लेंगे, तभी आगे की बात समझ में आ पाएगी। अगर डायरेक्ट आज आप तीसरा पार्ट देखने लगे, पहले की क्लासें बिल्कुल नहीं देखी, तो फिर उतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए। तो शुरू से कोई काम करते हैं बढ़िया, तो तभी वो समझ में आ पाता है। तो देखिए, ये हमने पादपों में ये भोजन की बात की है, और भोजन में हमने किस टॉपिक की बात कर ली है। इस पादप में पोषण की विधियां, यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी की बात की है, ठीक है। और ये परजीवी, ये अमरबेल है, दूसरे पेड़ों पर पाया जाता है, तो ये परजीवी का काम करता है। और यहाँ पे एक हमने ये कीट पक्षी पौधा भी देखा था, ठीक है। ये है, इसको घटपर्णी भी कहते हैं। तो घटपर्णी का एक छोटा सा हमने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। आप केमिस्ट्री बूस्टर अड्डा पे जाएं और उस पे सर्च कर लें घटपर्णी, उस पे कीड़ा जाता हुआ दिखाया गया है। तो इसीलिए हमने उसको शॉर्ट वीडियो में डाल दिया था, 15 सेकंड का वीडियो है, तो उसको भी देख सकते हैं। घटपर्णी पौधा, या इसको नेपेंथीज कहते हैं। तो ये कीट
पक्षी पौधा है, कीटों को यानी कि खा लेता है। इसमें इस प्रकार की ये इसका मुंह आप लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसा होता है। और इसमें कीड़ा चला जाता है तो ये ढक्कन जो होता है बंद हो जाता है, और कीड़ा ढक्कन बंद हो जाने के कारण वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इसे कीटवच्छी पौधा कहते हैं। ड्रोसेरा भी एक होता है, वो भी कीटवच्छी पौधा होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी इसमें आया था कि क्या ये घटपर्णी जो पौधा है वो, ये पौधा क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है? क्या यह कीड़े खाकर अपना भोजन बनाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पौधा भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो फिर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये फिर कीड़ों को क्यों खाता है? तो कीड़ों से इसे नाइट्रोजन जो होती है वो मिल जाती है। तो नाइट्रोजन जो होता है पौधा चाहता रहता है, और नाइट्रोजन की पूर्ति बहुत अच्छे मात्रा से यहाँ से मिल जाती है कीड़ों को खाने से। तो नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु ये कीड़े जो है खाता रहता है। तो यहाँ पे ये बात हम कर चुके थे, तो अब ज्यादा अभी बात हम नहीं करेंगे, इतनी बात पर्याप्त है। घटपर्णी या इसको पिचर पादप भी कहते हैं, नैपंथीज भी कहते हैं। ठीक है, कुछ ये हमने मृतोपजीवी पढ़े थे, मृतजीवी है। कवक के बारे में हमने देखा था, ये सर ने डोर रोटी के ऊपर फफूंद आ जाती है, इसे कवक कहते हैं। ठीक है, या फंजाई कहते हैं। और इसके बाद आज की जो हम बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसकी बात हम करेंगे, यानी कि पादपों में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो ये पुनः पूर्ति की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे थे तो पादपों में क्या होता है, पुनः पोषकों की, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्योंकि मृदा से बहुत सारी चीजें पेड़ पौधे अवशोषित करते रहते हैं, खनिज लवण, ठीक है, ये चीजें ग्रहण करते रहते हैं। तो वहां पे कई चीजों की कमी हो जाती है, तो पुनः इन चीजों की कैसे पूर्ति होती है। तो कैसे पूर्ति होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसान अपने खेतों में, माली अपने बगीचे में, लान में, गमलों में खाद डालता देखा है आपने। और ये खाद क्यों डालते हैं, तो पादप मृदा से खनिज पोषक जो होते हैं वो अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जैसे उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे जैसे चीजें जो हैं, तत्व जो हैं, वो पादप जो है पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जिससे इनकी क्या होती है, लगातार कमी होती जाती है। मृदा में ऐसे तत्वों की कमी लगातार होती जाती है। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लें, ठीक। तो इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए, समृद्ध मतलब इन तत्वों को बढ़ाने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उर्वरक और खाद मिलाए जाते हैं, इन तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं पेड़ पौधे द्वारा लगातार अवशोषित किए जाते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में सही से ज्ञान हो, तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी सही से रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, पादप जो होते हैं जिनकी देखिए
तो इनको किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यद्यपि हम जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। कितनी होती है ये? 78% होती है, 78% होती है। लेकिन क्या पौधे डायरेक्ट इसका उपयोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते, असमर्थ होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ये उपयोग कर लेते हैं। तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर पाते हैं। तो इस पौधों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसे राइजोबियम कहते हैं, और ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन को विलय कर लेता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, ये राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन को विलयशील पदार्थों में बदल लेता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो जीवाणु राइजोबियम है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये चना, मटर, मूंग, सेमी एवं ऐसे फलीदार जो पादप पौधे हैं, इनकी जड़ों में रहते हैं और तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं, ये राइजोबियम जीवाणु है, इसको रहने के लिए इसे स्थान देते हैं। और ये राइजोबियम क्या करता है? जो नाइट्रोजन होती है उसको ग्रहण करके पौधे को देता रहता है। यानी कि यह सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी वो होते हैं जिसमें दोनों को लाभ हो। वो उसको रहने के लिए जगह दे रहा है और राइजोबियम क्या कर रहा है? ये जीवाणु उस पौधों को नाइट्रोजन दे रहा है। तो दोनों को लाभ हो तो वो सहजीवी कहलाते हैं। तो अधिकतर दालें जो होती हैं फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। वही बात लिखी है जो हमने अभी की है। उनमें सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, इस संबंध का किसानों के लिए बहुत महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो दालें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा खाद पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो राइजोबियम जीवाणु है, वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, वही ग्रहण करके पौधों को दे देता है। तो यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतनी ज्यादा ये ग्रहण कर लेते हैं नाइट्रोजन। तो ये एक बार फसल कर लो तो अगली फसल में भी फिर नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी ले ली है। इस अध्याय में ज्यादातर आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप जो होते हैं सपोषी होते हैं और बहुत कम पादप ही पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। तो परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी प्राणी अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में बांटा गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटवर्षी पौधे आंशिक विषम पोषी हैं? तो ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे हो जाता है बच्चों समाप्त। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है और इस चैप्टर में ये देखिए अब अभ्यास शुरू हो गया है। चलिए हम अभ्यास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि आपने क्या सीखा इससे आपको ये पता चल पाएगा। अब इसमें प्रमुख शब्द हैं, ये मैन हेडिंग समझो इन शब्दों को। तो सपोषी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं सपोषी? जो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही? पौधों की। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सपोषी पौधे कहलाएंगे।
क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए इन पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। विषमपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरे को भोजन प्रदान करता है, वो परपोषी होता है। कीट बच्ची पादप क्या है? कीट, अभी हमने घटपर्णी की बात की थी, ये कीटों को खा लेता है। पोषक क्या है? पोषक जानते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं। परजीवी क्या है? परजीवी अमरबेल जो है दूसरे पौधे के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करती है, वो परजीवी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जानते हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए प्लस जल लिखिए और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और क्या बनती है? ऑक्सीजन वगैरह निकलती है। तो यही तो होती है का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सही से आप देख लें, वीडियो में समझाया गया है। मृतजीवी यानी कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं सड़े गले पौधों पर उगते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे छत्रक की बात की थी। रंध्र, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। सहजीवी संबंध, जब सहजीवी का मतलब है जो दो जीव हों और दोनों को लाभ हो, साथ साथ रहें और दोनों को लाभ हो, तो वो सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे कौवा होता है, भैंस की पीठ पे बैठा रहता है, तो कौवा क्या करता है? भैंस के शरीर पे जूं या कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो उनको खाता रहता है, तो कौए को क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। और भैंस को क्या फायदा होता है? उसकी सफाई हो जाती है, दोनों को लाभ होता है। तो ये सहजीवी का उदाहरण है। अभी पौधे के रूप में हमने देखा था, और सहजीवी का उदाहरण किसका था? राइजोबियम जीवाणु था, वो नाइट्रोजन ग्रहण करता है और पौधों को देता है। पौधे उसे क्या करते हैं? भोजन देते हैं, क्योंकि वो जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाता है। ठीक है। कवक क्या है? डबल रोटी वगैरह पे हरी फफूंदी आ जाती है, बरसात के दिनों में यही कवक वगैरह कहलाते हैं। तो ये मुख्य बिंदु आपने क्या सीखा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सीख तो चुके हैं। तो पहला यहाँ पे बिंदु हम पढ़ेंगे, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनको ध्यान से पढ़े। और जो पाठ आपने पढ़ा है तो वो तो पढ़ा ही है, इन बिंदुओं को हमारे हिसाब से तो आप अपनी कॉपी पे लिख लें भाई, क्योंकि मेन चीजें जो निकल के आती हैं वो यही है। तो बहुत ही दिमाग लगा के किताब बनाई है विद्वानों ने। ठीक है। जिसका तो सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीवों को खाद्य या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये हम प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं? उत्पाद हैं। इसके बाद एक दो पॉइंट और बचे हैं, देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सूर्य की ऊर्जा को क्या किया जाता है? एकत्र किया जाता है, संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग हम सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। हम लोग इसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जीवित रहने के लिए। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो अमरबेल, ये सब बातें हमने की है।
तभी ये पाठ की सब वीडियो आपको देखी होनी चाहिए पहले की, तब ये बात समझ में आएगी। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये विषमपोषी की परिभाषा हो गई। हम सभी लोग क्या हैं? विषमपोषी हैं, दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं? हम अपना भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं भाई। तो अभ्यास प्रश्न है ये। तो खाद्य जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये देखो पहली लाइन में ही उत्तर दिया था, ये पहली लाइन पूछ ली गई है, इसी को आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वो अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए एवं आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट दिए गए, ये पॉइंट जो है। अब परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करो। परजीवी क्या होते हैं? अब परजीवी जैसे अमरबेल है, तो वो दूसरे पौधे पे रहता है, ये पौधा, ठीक है। गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे बिरिया होती है, बिरिया पे भैया के पीली पीली वो होती है, धागे की तरह वो पड़ी रहती है, इसे अमरबेल कहते हैं। तो ये परजीवी पौधा है, तो ये दूसरे पौधे पे जीवन अपना गुजारता है, क्योंकि उसी से अपना भोजन ये बनाता है। इसमें क्लोरोफिल वगैरह पाया नहीं जाता, इसलिए अपना भोजन बना नहीं पाता। मृतजीवी क्या है? मृतजीवी यानी कि जो सड़ी गली चीजें हैं, इन पर भी कुछ पौधे उगाते हैं, जैसे छत्रक है। तो ये सब क्या है? मृतजीवी हैं। सड़ी गली चीजों पे जो जीव रहते हैं तो उन्हें मृतजीवी कहते हैं। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग, हम इनका उत्तर बता रहे हैं, अपने अनुसार इनको लिखेंगे। यदि आपको समस्या रहती है, नहीं लिख पाते हैं, तो कमेंट करेंगे, इनके उत्तर हम लिख के डाल देंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है, और ये कार्बोहाइड्रेट आगे अभिक्रिया करता है और मंड और स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है। तो इस पे हम एक वीडियो बना के डालेंगे कि इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे, किंतु हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। इसका एक हमने वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाली है। आप कोई पत्ती ले लें, हरी पत्ती, उसको पानी में गर्म करें, तो वो हरा कलर जो होता है वो पानी में चला जाता है, और वो पत्ती हो जाती है सफेद, बिल्कुल सफेद नहीं रहती, बहुत हल्की हरी रह जाती है। फिर उस पे नमक का घोल बना के उस पे रखें तो वो पत्ती काली पड़ जाएगी या गहरी नीली पड़ जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें मंड या स्टार्च है। तो इसका हम प्रयोग आपके लिए डालेंगे करके, 1-2 प्रयोग करके डालेंगे, उसमें मंड का परीक्षण आपको बताएंगे कैसे करते हैं। एक हमने शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया रहा है, तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। एक लॉन्ग वीडियो थोड़ी 10-15 मिनट की बनाएंगे, तो उससे बात ये परीक्षण स्पष्ट हो पाएगा। अब अगला प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो खाद्य संश्लेषण यानी कि ये खाद्य संश्लेषण अर्थात खाद्य संश्लेषण की बात कर रहा है, यानी कि ये आप समझिए, ये प्रकाश संश्लेषण, खाद्य संश्लेषण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसके बारे में सब लिखना है, तो आप ऊपर जाएंगे और सब उसके बारे में लिख देंगे। अब किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत है। तो पादप तो भोजन के मूल स्रोत होते ही हैं। अब ये आप समझ लो, यहाँ पे पौधे हैं, ये यहाँ पे क्या है? पौधे हैं। इस तरीके से ये तमाम पौधे हैं, और इन पौधों को कौन खा जाता है? इन पौधों को खरगोश खा गया। कौन खा जाता है? खरगोश। इन पौधों को चीटे मीटे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। अब खरगोश को कौन खा जाता है? खरगोश को खा गया, खरगोश को खा गई लोमड़ी, और लोमड़ी को कौन खा गया? शेर। तो इस तरीके से सबसे जो पहला बिंदु है वो पौधे है। तो
तो आप देख सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वो भोजन के मूल स्रोत होते हैं। इसी से चैन बढ़ती चली जाएगी और शेर और तमाम जीवों को, मानव सभी को खा जाता है, सिर्फ बच्ची है। तो ये चैन बनती चली जाती है। ये 2-3 बातें आप लिखेंगे। पहले पौधे लिखें। क्या लिखेंगे पहले? छोटा सा हम बना देते हैं यहाँ पे, पौधे लिखें आप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ऐसे एरो बना दें। इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा खरगोश, लिख दें यहाँ, खरगोश लिख दें। और खरगोश को आप कौन खा गया पता चला? लोमड़ी खा गई। और लोमड़ी को कौन खा गया? ये शेर खा गया। तो ये ऊर्जा का एक क्रम देखो। ऊर्जा ये खरगोश को कहाँ से मिली? पौधे से। पौधे से को खरगोश को कौन खा गया? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खा गया? शेर। तो ऊर्जा जो है वो यहाँ से जा रही है धीरे धीरे। और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है? पौधों में ऊर्जा जो होती है वो सूर्य से आ जाती है। सूर्य की ऊर्जा ये ग्रहण करते हैं। तो यही ऊर्जा जो होती है हर जगह पहुंच रही है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह आपने दिखाया, यही चीज आप लिख लेंगे। तो अब है प्रश्न नंबर 6। तो ये आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 भी करा देते हैं। चलिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? इसलिए आप लोग उन्हें लिख लेना, स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। खा वाला क्या है? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट आगे चल के स्टार्च या मंड में बदल जाता है, तो वो भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं, ये भी सही है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सूर्य की ऊर्जा ग्रहण की जाती है उसे कहते हैं, उसको आप क्लोरोफिल लिखिए। क्लोरोफिल दिया है। वैसे क्लोरोफिल जो होता है बच्चों, वो अंग्रेजी का शब्द है, इसको प्राणहरिम कहते हैं, लेकिन किताब में क्लोरोफिल का प्रयोग ज्यादा किया गया तो वही लिख लेते हैं। घा क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं तथा O2 का उत्पादन करते हैं। तो ये हमने भर दिए, देख के भर लें आप लोग, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बनाइए। अब ये पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। तो पीत दुर्बल तने वाला ये कौन सा होता है? पहचान लिया होगा आपने, अमरवेल होती है ये परजीवी पौधा, भाई पादप वही तो है, हैं? एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती हैं। तो इसको एक तरीके से आप घटपानी पौधा लिख दीजिए, ठीक है। वो भी चेत में आ जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन भी बनाता है और उधर जीवों का भक्षण भी करता रहता है। तो दोनों में से रख दीजिए। गा में है बेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा, गैस स्टोमेटा के द्वारा ही ये आदान प्रदान होता रहता है। तो अब ये 7 प्रश्न हमने कर लिए हैं। 8वां प्रश्न बता देते हैं आराम से। सही का उत्तर लगाना है। अमरवेल उदाहरण है, बार बार इसका देखो जिक्र हो रहा है। परजीवी, वही अभी घुमा के पूछ लिया गया। विज्ञान में यही होता है, आपको समझना पड़ेगा, प्रश्न घुमा के पूछा जाएगा। एक ही बात 10 तरीके से पूछी जा सकती है। अब देखो यहीं पे ये बात, यहाँ पे भी यही बात है। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या कहलाता है? अमरवेल, वही बात लिखी हुई है। फिर इन्होंने यही बात यहाँ पे पूछ ली, वहां के क्या कह दिया? अमरवेल उदाहरण है किसका? तो परजीवी का। ये देखो, अब कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है, तो ये घटपर्णी या पिचर पादप या नयपंथी जिसको कहते हैं।
तो ये 8 प्रश्न हो गए हैं बच्चों। अब ये प्रश्न नंबर आ गया है 9, तो इसको भी करा दें। चलिए कर लेते हैं। मिलान करना है आपको, मिलान करना है। ठीक है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किससे मिलाओगे? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, ये हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संबंध किससे होता है? नाइट्रोजन जो है जीवाणु जो होता है पौधों को प्रदान करते हैं। अमरवेल, अब अमरवेल क्या है? अमरवेल की बात, अमरवेल देखो ये पीली वही अमरवेल है परजीवी। ठीक है, अमरवेल। और जंतु, जंतु कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, परपोषित होते हैं, इससे लगा दो। कीट, बच्ची, पौधा, घट प्राणी होता है, लगा दिया। ठीक है, तो अमरवेल का बहुत क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ पे भी आ गया, परजीवी है, पहले भी आ चुका 2 बार 3 बार। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 10 पे कर लेते हैं। सत्य और असत्य कथन का चयन करिए। सही है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? नहीं मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये असत्य है, गलत। ऐसे खा वाला देखिए, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो जीवी कहलाते हैं, तो ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये सही है, प्रोटीन नहीं। वहां पे कार्बोहाइड्रेट बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है, तो ये सही था। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, कुछ सही विकल्प की आ गई है। काफी प्रश्न है भाई, धीरे धीरे मजा लेते रहिए। तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड किससे ली जाती है? तो रंध्रों से ली जाती है, तो ये रंध्र है, ये सही उत्तर है, खा वाला, ये सही। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो कहलाता है, तो वही बात घुमा के देखो फिर पूछ ली है, हैं? यहाँ पे देखो वही बात पूछी, कार्बन डाइऑक्साइड किससे ली जाती है? तो छिद्रों द्वारा ली जाती है। अब इन्होंने कहा कि किस भाग से ली जाती है, तो भैया ये रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों में, तो पत्तियों से ली जाती है। ठीक है, तो कौन से भाग से ली जाती है? पत्तियों से। और किससे ली जा रही थी पहले? रंध्र, तो पत्तियों में ही रंध्र पाए जाते हैं, ये बात पूछ ली थी। तो ये लगभग हमने पाठ ये पूरा कर लिया है और ये एक क्रियाकलाप दिया गया है, तो इसको जो है आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे और फिर हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये चैप्टर आपके समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर आपके समझ में आया है तो फिर हमें एक प्रश्न का आप उत्तर इसमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। और वह प्रश्न है किस वजह से पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो इसको जरा वीडियो क्लास को अपनी लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि वीडियो जब आएगी तो उसकी जानकारी मिल जाती है। और कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि इसमें कैसा आपको आपका फीडबैक मिलना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए, धन्यवाद।